नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात हो गई कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लगे जोरदार झटके की, राजस्थान में मोदी शाह पर भारी पड़ रही वसुंधरा राजे की, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नई ईवीएम की खरीद की। इसके साथ ही जानेंगे कैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीएस की बढ़ाई मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में बात ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के रुख की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा। सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए किया बड़ा ऐलान। कहा 2024 के पहले हफ्ते से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीदी होगी। 21 दिसंबर को होना है कुश्ती संघ का चुनाव। चुनाव से पहले साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर की मुलाकात। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार। अगली सुनवाई 5 फरवरी को। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 102 अंक चढ़कर 69,928 पर हुआ बंद। निफ्टी 27 अंकों की तेजी के साथ 20,997 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब तक विपक्ष जो मांग कर रहा था उसे कोर्ट ने भी मंजूर कर लिया है। तो क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने का आदेश संवैधानिक तौर पर वैध माना है। ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन साथ ही सरकार से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस दे। साथ ही 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में 2018 से ही विधानसभा भंग है। राज्य में पहले 1 साल तक राज्यपाल शासन रहा, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और राष्ट्रपति शासन के दौरान ही राज्य से अनुच्छेद 370 हटा दिया। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। 1 साल पहले राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया था कि उसकी ओर से चुनाव की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन है और जम्मू कश्मीर की स्थिति देश के दूसरे राज्यों की तुलना में अलग है। इसलिए चुनाव का फैसला केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन अब चुनावों को लेकर कोर्ट ने ही एक समय सीमा तय कर दी है। साथ ही सरकार से कहा है कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा जल्दी दें। राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्य सरकार के पास भी बहुत से अधिकार आ जाएंगे जो केंद्र शासित प्रदेश के पास नहीं होते हैं। अब देखना होगा कि मोदी सरकार कब तक राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी और कब चुनाव कराएगी। वैसे संकेत मिल रहे हैं कि अब मोदी सरकार के पास राज्य विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की मांग को मंजूरी दी है। इधर एमपी में भी सीएम के नाम को आला कमान की मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश में 17 साल तक सत्ता सुख भोगने वाले शिवराज सिंह चौहान से इस बार सत्ता छीन ली गई है। एमपी में मामा शिवराज के साथ मोदी और शाह ने बड़ा खेल कर दिया है। चुनाव नतीजों के बाद मोदी को चुनौती देना शिवराज पर भारी पड़ गया है। तो कैसे सीएम पद से शिवराज हो गए आउट, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इसे लेकर कई दिनों से जारी सस्पेंस आज खत्म हो गया है। बीजेपी दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है। शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा था। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, उन्हें संघ का करीबी माना जाता है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के साथ एमपी में बड़ा खेल हो गया। नतीजे घोषित होने के बाद से शिवराज सिंह चौहान खुद सीएम पद का बड़े दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अब सूबे की कमान मोहन यादव के हाथों में होगी। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। यादव जुलाई 2020 से 2023 तक राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और वो 2013 से लगातार विधायक हैं। इसके साथ ही पार्टी ने सीएम के साथ डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान किया है। राजेंद्र शुक्ल और जगबीर देवड़ा डिप्टी सीएम होंगे, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इस अहम फैसले से बीजेपी आला कमान ने आज भोपाल में पर्यवेक्षकों की एक टीम भेजी थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, आशा लाकड़ा और के लक्ष्मण के नाम शामिल हैं।
भोपाल पहुंचने के बाद मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। बताया जा रहा था कि खट्टर बीजेपी आलाकमान का फरमान लेकर दिल्ली से भोपाल पहुंचे थे। खट्टर के भोपाल पहुंचने के बाद भी नड्डा लगातार उनके संपर्क में थे। पार्टी कार्यालय में जहां विधायक दल की बैठक चल रही थी, वहीं पार्टी ऑफिस के बाहर प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की रेस में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और खुद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नाम शामिल थे। उधर सीएम के नाम के ऐलान से पहले प्रहलाद पटेल के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 163 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस को महज 66 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मोहन यादव का नाम तय होने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। एमपी और छत्तीसगढ़ में सरकार की तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। राजस्थान में 115 सीटों की जीत के साथ बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी सीएम पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच पर्यवेक्षक प्रदेश में डेरा डाल चुके हैं। 12 दिसंबर को विधायक दल की बैठक है, लेकिन इस बैठक से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बागी तेवर मोदी और शाह पर भारी पड़ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं यह खास रिपोर्ट। राजस्थान की जनता को सत्ता के लिए जनादेश दिए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, बीजेपी इसे तय नहीं कर पा रही है। वहीं जिन नेताओं को सीएम की रेस में सबसे आगे माना जा रहा था, वो एक एक करके पीछे होते जा रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि मंगलवार तक सीएम चेहरे पर तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि पार्टी पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े आज जयपुर पहुंच चुके हैं, जो सभी विधायकों से उनकी राय जानेंगे। इसके बाद मंगलवार को विधायक दल की बैठक होगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में आधा दर्जन नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन इन सब पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भारी पड़ रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा और बाबा बालकनाथ सीएम की रेस में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं के पक्ष में एक भी विधायक नहीं बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विधायक राजे के समर्थन में खड़े हैं और राजे से मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन इस बीच सोमवार को 13 सिविल लाइंस यानी वसुंधरा राजे के बंगले पर काफी हलचल देखी गई, जहां वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी, बाबू सिंह राठौर, जसवंत यादव, पूर्व विधायक अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत और प्रहलाद गुंजल पहुंचे। इन सभी विधायकों की मांग है कि वसुंधरा को ही राज्य का सीएम बनाया जाए। वसुंधरा राजे ने भले ही अभी तक अपनी भूमिका को लेकर कोई स्पष्ट बात ना की हो, लेकिन उनके समर्थक लगातार उन्हें सीएम बनाने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि राजे खुद दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुकी हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है, फिर भी वो सब पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि राजे को 50 से ज्यादा बीजेपी विधायकों का समर्थन है। यही वजह है कि चुनाव परिणाम के बाद से ही राजे से विधायकों के मिलने का सिलसिला जारी है। करीब 50 विधायकों ने राजस्थान में जीत के दूसरे दिन ही वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी और रविवार को भी राजे से दिल्ली से लौटने के बाद 13 बीजेपी विधायक और कुछ पूर्व पदाधिकारी उनके आवास 13 सिविल लाइंस पर उनसे मिलने पहुंचे थे। ऐसे में राजे को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। वसुंधरा राजे के आगे मोदी और शाह झुकेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इधर देश में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष बीजेपी पर ईवीएम और फर्जी वोटिंग के जरिए खेल करने का गंभीर आरोप लगा चुका है। 3 दिसंबर को आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भी मोदी सरकार को सवालों में ला दिया है। इस बीच देश में लोकसभा चुनावों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और चुनाव ईवीएम से ही होंगे, ये भी तय हो गया है। तो क्या है ईवीएम को लेकर सरकार की तैयारी, देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। विपक्ष का दावा है कि जहां बीजेपी मुकाबले में होती है, वहीं ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं और जहां ईवीएम में समस्याएं आती हैं, बीजेपी को जीत भी वहीं मिलती है। बीजेपी विरोधी दलों का यह भी दावा है कि मोदी सरकार ईवीएम के दम पर ही चुनाव जीत पा रही है। बैलेट पेपर में तो 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई थी, यहाँ तक कि यूपी में भी 403 में से 300 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन दूसरी ओर मोदी सरकार ईवीएम से ही चुनाव कराने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने चुनाव की तैयारियों को लेकर ईवीएम सहित कई चीजों के लिए लगभग 3147 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी भी मांगी है। इससे चुनाव पर कुल प्रस्तावित खर्च 5000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। वहीं रिपोर्ट की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 1,29,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लिए 2023-24 के लिए अनुदान का पहला प्रस्ताव लोकसभा में पेश भी किया है।
उसमें से कानून मंत्रालय को चुनावी संबंधी खर्चों के लिए लगभग 3,147 करोड़ रुपए और चुनाव आयोग को प्रशासनिक खर्चों के लिए लगभग 73 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से अक्टूबर 2023 तक चुनाव आयोग ने 2 ईवीएम निर्माताओं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को कुल 13.26 लाख बैलेट पेपर, 3.09 लाख ईवीएम और 8.32 लाख वीवीपीएटी के लिए ऑर्डर दिए थे और अब लोकसभा चुनाव के लिए और भी बड़ी मात्रा में ऑर्डर दिया गया है। ईवीएम पर सियासी घमासान तेज है। इधर कर्नाटक में भी सियासी घमासान मचा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया था कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ज्यादा वक्त तक नहीं चलने वाली है, जिस पर राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने बड़ा बयान दिया है और इस बयान से बीजेपी और जेडीएस की नींद उड़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इस बार सफल नहीं हो पा रहा है। बीजेपी और जेडीएस के नेता दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे सिर्फ हवा में दिखाई दे रहे हैं। इस बीच राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने जो बयान दिया, उसने जरूर विपक्ष की नींद उड़ा दी है। सीएम सिद्धरामैया ने दावा किया कि जल्द ही बीजेपी और जेडीएस के विधायक कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान ये तय करेगा कि राज्य में मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए या नहीं। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार के 2.5 साल पूरा होने के बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी प्रकार के दबाव के बिना बीजेपी जेडीएस के कई मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और कई नेता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। सीएम सिद्धरामैया ने आगे कहा कि जैसे पानी बिन मछली होती है, वैसे पावर बिना बीजेपी और जेडीएस तड़प रही है। वहीं ऑपरेशन लोटस को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा, कोई हस्त नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं, इस तरह के कार्य करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी पार्टी में आया है उसका स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया गया था, जिसमें कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस मुश्किल में है। इधर मुश्किल में फंसी हुई महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। टीएमसी नेता महुआ की संसद सदस्यता निलंबित कर दी गई है। एथिक्स कमेटी के इस फैसले के खिलाफ महुआ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका दायर कर अपने खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश और उसके बाद लोकसभा से प्रस्ताव पारित होने को गलत बताया है। वहीं इससे पहले महुआ संसद से निष्कासन के बाद जनता के दरबार में भी पहुंच गई। दरअसल महुआ मोइत्रा ने रविवार को अपने चुनाव क्षेत्र कृष्णा नगर के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश में महुआ मोइत्रा ने जनता, टीएमसी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के प्रति आभार जताया कि उन्होंने इस लड़ाई में उनका साथ दिया। इस वीडियो संदेश को महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस संदेश में महुआ ने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, इस धरती की बेटी हूँ। मैं तब तक आपके साथ रहूंगी जब तक आप चाहते हैं। हम इस लड़ाई को जीतेंगे और मैं मैदान छोड़कर नहीं भागूंगी और आपके साथ रहूंगी। मैं कृष्णा नगर के सभी निवासियों और टीएमसी कार्यकर्ताओं और ब्लॉक अध्यक्ष की आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे समर्थन में 2 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मैं उनकी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे संदेश भेजकर मेरा समर्थन किया। बता दें कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को बीते शुक्रवार को संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि नदिया जिले की कृष्णा नगर लोकसभा सीट से महुआ मोइत्रा ही 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की उम्मीदवार होंगी। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा है। ऐसे में महुआ मोइत्रा ज्यादा से ज्यादा समय अपने लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच बिताने पर विचार कर रही हैं। इसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। टीएमसी नेताओं का भी मानना है कि महुआ मोइत्रा का संसद से निष्कासन उन्हें फायदा पहुंचा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। और बुलेटिन के आखिर में बात ज्ञानवापी मामले की। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और आज इस सर्वेक्षण रिपोर्ट को अदालत में पेश करना था, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और कुछ वक्त की मांग की है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की वाराणसी की ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कोर्ट में पेश नहीं की। एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट को सौंपने के लिए 1 हफ्ते का और समय मांगा है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट एएसआई की ओर से सोमवार को जिला जज की अदालत में एक बार फिर से दाखिल नहीं की जा सकी।
भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने जिला जज की अदालत में लेटर लिखकर रिक्वेस्ट किया है कि एसआई के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट अविनाश मोहंती का अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है, लिहाजा वो अदालत में उपस्थित होकर रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ हैं। इसीलिए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने एसआई की नई अर्जी को स्वीकार करते हुए 1 सप्ताह का समय दे दिया है। अब 18 दिसंबर तक एसआई को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अब आपको ये भी बता दें कि पिछली तारीख पर कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी थी और तब एसआई ने कोर्ट में 3 सप्ताह का वक्त मांगा था। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि एसआई ने 21 जुलाई के आदेश के बाद 4 अगस्त से सर्वे का काम शुरू किया था। 2 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान एसआई की टीम ने कोर्ट को सर्वे पूरा होने की जानकारी दी थी और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। ऐसे में कोर्ट ने एसआई की टीम को आज 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।